सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैंने भी कल जो 24th के दोनों स्लॉट्स थे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के 11th वाले पार्ट को डिस्कस किया था। और आज मैं जो 24th के ही दोनों स्लॉट्स के पेपर हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, उनके 12th वाले पार्ट को मैं ले रहा हूँ। तो हाँ, मैं एक चीज़ करूँगा इस डिस्कशन में कि जो बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस हैं, मैं उनके आपको सॉल्यूशंस नहीं बताऊंगा। मतलब जो क्वेश्चंस बिल्कुल ही इजी है, मैं क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पे, और आपको क्वेश्चन बताने का मतलब ही है कि सॉल्यूशन ऑलमोस्ट आ गया, तो उनके सॉल्यूशंस नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं इसके थ्रू एक एनालिसिस ज़रूर जनरेट करूँगा, जिस एनालिसिस का यूज़ आप मार्च के अटेम्प्ट में या अप्रैल मई के अटेम्प्ट में कर सकते हो। आई बी डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स। सो देखो, 24 की स्लॉट का जो पहला शिफ्ट था, उसमें जो मेरे पास पेपर है, उसमें पहला क्वेश्चन था कि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं और एक बार उन्हें आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और एक बार पैरेलल में। तो सीरीज में जब कनेक्ट किया तो उनकी कैपेसिटी, और जो पैरेलल में कनेक्ट किया उनकी कैपेसिटी, उसका रेशो क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आई होप कि आप कर ही लोगे। दोनों इक्वल कैपेसिटी के कैपेसिटर हैं। जब दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटी इक्वल है, एक बार सीरीज में किया एक बार पैरेलल में किया, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी उसका रेशो, एवरीबडी कैन डू दैट। मतलब वो बोर्ड्स के लेवल में भी, होपफुली जनरली जो बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है वो मे बी कि इससे कुछ टफ क्वेश्चन ही आए। अब आप देखेंगे इसका, एक मिनट, एक सेकेंड, मैं मोबाइल स्विच ऑफ ही करूँ। सुनाओ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कहूँगा रिलेटिवली ठीक ठीक कॉन्सेप्ट है। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस देने लायक बनते हैं। इसमें है कि एक स्क्वायर में जो 7 कॉर्नर्स हैं, उनमें प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, और जो है एक कॉर्नर पे चार्ज माइनस क्यू है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। सेंटर ऑफ द क्यूब पे कितनी फील्ड होगी, और इस क्यूब की साइड ए है। तो आप देखो, 7 कॉर्नर्स में प्लस क्यू चार्ज है और एक कॉर्नर में माइनस क्यू चार्ज है। अब मानो कि जहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है वहाँ पे आप एक प्लस क्यू चार्ज रख देते, तो जो 8 कॉर्नर्स की फील्ड सेंटर पे 0 हो जाती। आपको क्या करना पड़ा, एक प्लस क्यू चार्ज रखना पड़ा। तो प्लस क्यू चार्ज अगर आप रखते, तो आपने एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा और एक प्लस क्यू चार्ज उसके डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे रख दिया। उसके बिल्कुल क्या किया, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे रख दिया। तो इस केस में जो इन 7 और प्लस 1 8, उसकी फील्ड क्या आ गई, 0 आ गई। 1 सेकेंड, ये हो गया। ये किसका फोन है? अच्छा, ये आपका फोन। ओके। सो 9 से तो आप देखेंगे कि 7 कॉर्नर्स पे प्लस क्यू चार्ज है। आपने उसके डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर पे क्या किया, एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, और इन 8 की फील्ड क्या होगी, सेंटर पे 0 होगी। इज दैट क्लियर? अब आपके एक कॉर्नर में माइनस क्यू चार्ज है, एक कॉर्नर में वहां पे जहां पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, वहां पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तो उस माइनस क्यू चार्ज की फील्ड उस माइनस क्यू चार्ज की ओर होती, माइनस क्यू चार्ज की फील्ड उस माइनस क्यू चार्ज की ओर होती। और मैंने यहीं पे एक प्लस क्यू रखा था, और उसके ऑपोजिट में क्या किया था, यहाँ पे उसके ऑपोजिट में यहाँ पे प्लस क्यू रखा था। तो मेरे प्लस क्यू रखने से उस सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस प्लस क्यू की फील्ड इस ओर होगी और इस प्लस क्यू की फील्ड इस ओर होगी। तो ये फील्ड तो कैंसिल हो जाती। दैट मीन्स कि मैंने जब प्लस क्यू और प्लस क्यू यहाँ पे रखा, सो मैंने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं किया। इज दैट क्लियर? अब देखो क्या हुआ। अब हुआ ये कि एक प्लस क्यू यहाँ पे रखा है और एक प्लस क्यू यहाँ पे मैंने रखा। अब जो ऑलरेडी यहाँ पे सब में 7 कॉर्नर्स पे चार्जेस थे, ठीक ना, मतलब जिसमें कि यहाँ पे एक ऑलरेडी प्लस क्यू चार्ज पहले से था, एक ऑलरेडी जो चार्ज प्लस क्यू था पहले से था, उस चार्ज को, इस चार्ज को और बाकी चार्जेस के मिलाने के बाद यहाँ पे नेट फील्ड क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब आपके पास सिस्टम में बचा क्या, आपके पास सिस्टम में बचा यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज बचा और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज बचा। तो इस माइनस क्यू चार्ज की फील्ड जितनी इस ओर होगी, उस प्लस क्यू चार्ज की भी फील्ड इस ओर इतनी होगी।
इसका मतलब क्या आपको निकालना क्या, नेट फील्ड क्या आएगी, जितनी एक प्लस क्यू चार्ज की सेंटर पे होगी आप उस फील्ड का 2 गुना कर दोगे। इज दैट क्लियर? आप उसका क्या करोगे, उसका आप 2 टाइम्स कर दोगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जो उसका साइज आएगा डायगोनल का, जैसे ये ए है, आप देखो ये ए है, ये है, तो ये ए कितना आ गया, a√2। और आपको वाला डायगोनल चाहिए, आपको 3D में जैसे ये वाला डायगोनल, ठीक है ना, एक हुआ ये वाला, और फिर आपको इस वाले डायगोनल की लेंथ चाहिए, तो ये a√2 और ये a, सो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, दिस बिकम्स a√3 हो गई। सो a√3/2 डिस्टेंस हो गया, सो दैट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन a√3/2, a√3/2, so that will be what, 3a square by 4, 4 ऊपर आ गया, into what, 2, इसका 2 times, that will be the answer। ठीक, इन्होंने आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दी है, जो ऑप्शंस हैं वो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में हैं। तो जब आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में होगा तो, और उसका प्रॉपर फिगर दिया हुआ है एक्चुअली इसमें जो है ना, कि किस कॉर्नर पे चार्ज है किस कॉर्नर में नहीं है। सो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब जो कॉन्सेप्ट था उसका मेन कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है ना, वो मैंने आपको बता दिया। बाई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में क्या होगा कि आपको जैसे जिस कॉर्नर पे चार्ज एक प्लस क्यू है, यहाँ पे उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट ये वाला चार्ज है, सो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस हो आएगी, आप इसे वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो। इसका एक कंपोनेंट आई कैप के लॉन्ग होगा, एक कंपोनेंट जे कैप के लॉन्ग होगा, और एक कंपोनेंट के कैप के लॉन्ग होगा। इज दैट सो वेक्टर फॉर्म में अगर आप करते तो क्या होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। इज दैट क्लियर? जहां पे चार्ज है, जिस चार्ज प्लस क्यू की फील्ड आपको निकालनी है, आपने क्या किया, उस चार्ज को ओरिजिन मान लिया, तो सेंटर का आपने कोऑर्डिनेट कर दिया। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, a/2 a/2 a/2। अब आपको बता कि वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q इनटू व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट जहां पे फील्ड निकालनी है। सो दैट बिकम्स व्हाट, a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप डिवाइडेड बाई व्हाट, जो ये 0 0 0 और a/2 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 वाले के बीच का डिस्टेंस हुआ, इस वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। सो दैट इज द आंसर, वो उसका आंसर है, ठीक है ना। सो मैं आपको जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्चुअल पार्ट यही था कि जब 7 कॉर्नर्स में प्लस क्यू है, तो जिस कॉर्नर में उन्होंने माइनस क्यू चार्ज किया वहां पे आप एक प्लस क्यू चार्ज और रख दो, और उसके इफेक्ट को एन्यूल करने के लिए आप उसी के डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर में एक प्लस क्यू चार्ज कर दो। तो जब आप अपोजिट कॉर्नर में एक प्लस क्यू चार्ज कर दोगे तो दैट मीन्स कि आपने कोई चार्ज और ऐड नहीं किया। तो अब ये 8 चार्ज मिलकर के क्या हुआ, उनकी फील्ड 0 आ गई। अब आपके पास क्या बचा, जिस कॉर्नर में माइनस क्यू चार्ज था वहां पे एक माइनस क्यू चार्ज, और उसके ऑपोजिट जो आपने एक प्लस क्यू रखा था वाला चार्ज। तो इन दोनों चार्ज की जो फील्ड होगी दैट बी द नेट फील्ड बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम। सो दोनों की फील्ड इक्वल होगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो एक तरह से क्या हुआ, जो एक कॉर्नर में प्लस क्यू चार्ज है उसकी सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका आप 2 टाइम्स कर दोगे। और यहां पे क्योंकि ऑप्शंस आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में थे, सो दैट मीन्स कि आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q इनटू व्हाट, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इसका पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, ठीक है। सो मेरे पेपर में ऑप्शन ए वाज द करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है ना। और उस चार्ज क्यू की फील्ड निकालने के बाद उसके 2 गुना करना था। तो ये क्वेश्चन 12th वाले पार्ट का था। 11th वाला पार्ट क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं आपको जो इस पेपर में 12th वाला पार्ट है मैं केवल उन्हीं के क्वेश्चन को यहाँ पे बताऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन था, एक ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन था कि इन ए ट्रांजिस्टर इफ इंक्रीज इन द एमिटर करंट इज 4 मिली एम्पियर एंड द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द कलेक्टर करंट इज 3.5 मिली एम्पियर। मतलब आपको डेल्टा आई ई दे रखा है। जो क्वेश्चन है ये मेरे पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको क्या दे रखा उन्होंने, आपको डेल्टा आई ई गिवन है दैट इज 4 मिली एम्पियर, और साथ में करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द कलेक्टर करंट डेल्टा आई सी इज ऑल्सो गिवन। डेल्टा आई सी की वैल्यू है 3.5 मिली एम्पियर। तो आप बताना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। तो आपको बीटा की वैल्यू बतानी है ना। और बीटा की वैल्यू यू नो, जैसे आपके पास है आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई ई, ठीक ना, आपने इसे डिवाइड क्या आपने इसे डिवाइड कर दिया आई सी से डिवाइड कर दिया। सो आई ई अपॉन आई सी इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी।
प्लस 1 और आई अपॉन आई सी इज वॉट, इट इज 1 अपॉन ये एल्फा हो गया और आई बी अपॉन आई सी इज वॉट 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब आप यहां पे देखोगे कि जो डेल्टा आई सी अपॉन ये हो गया आपका डेल्टा आई नोन है, डेल्टा आई सी नोन है, सो डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी या डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, ठीक है ना, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, दिस इक्वल्स व्हाट एल्फा। सो आपको दोनों की वैल्यू नोन है, इससे अल्फा आ जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डाली और इससे क्या होगा बीटा आ जाएगा। तो मैंने आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, जो कि मार्च अप्रैल में अटेम्प्ट में आप यूज़ भी करना, अगर पूरे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जैसे इसके मैंने 4 शॉर्ट्स के पेपर देखे हैं, मतलब 24th और 25th के पेपर मैंने देखे हैं दोनों शॉर्ट्स के। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आपका कंट्रोल किस पे होना चाहिए, पी टाइप एन टाइप कैसे बनता है, और साथ में कि डोपिंग से क्या होता है, मतलब आपने इंट्रिंसिक से सब जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आया तो डोपिंग की परसेंटेज बढ़ाने से क्या होता है, डोपिंग का मतलब क्या होता है, एनर्जी लेवल कैसे चेंज होता है, फर्मी लेवल कैसे चेंज होता है, उसका आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। फिर पीएन जंक्शन और उसकी एक्टिविटीज़ की पूरी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको होनी चाहिए। जीना डायोड क्या होता है, जीना डायोड की मैन्युफैक्चरिंग में मतलब क्या चीज़ होती है कि डोपिंग का परसेंटेज ज़्यादा होगा, जंक्शन की वेट ज़्यादा होगी कम होगी, इसका पूरा आइडिया। और जीना डायोड को हम यूज़ अप करते हैं तो कॉन्सेप्चुअली उसे यूज़ कैसे करते हैं वो आना चाहिए। और किसी भी टाइप के डायोड के एप्लीकेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है आना चाहिए। और ट्रांजिस्टर के जो क्वेश्चंस हैं, यही वाले क्वेश्चंस, मतलब इस वाले पे बेस्ड अल्फा बीटा का रिलेशन हो गया, अल्फा क्या है बीटा क्या है, और जो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन है करंट एम्प्लीफिकेशन है, ये पार्ट आना चाहिए। इसके बाद फिर लॉजिक गेट का, जनरली मैंने देखा हर एक पेपर में लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन होता है, जो कि क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, बट फिर भी क्या है कि एग्जाम में खास तौर से यही होता है कि प्रैक्टिस, पहले से प्रैक्टिस नहीं की तो एक ईजी क्वेश्चन भी आपका काफ़ी टाइम ले लेता है। और एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में टाइम लगना आपको बहुत प्रेशराइज्ड करता है, जैसे कि दूसरे क्वेश्चंस पे भी बहुत इफेक्ट होता है। तो कोई भी इजी पार्ट भी हो तो उसकी प्रैक्टिस पहले से कर लो, ये नहीं कि इजी है मैं जो भी करूंगा वहीं करूंगा, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अब आपको यह ना भी ये मान लो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कि आपको बस पता होना चाहिए अल्फा की डेफिनेशन क्या है, बीटा की डेफिनेशन क्या है, इस रिलेशन से अल्फा और बीटा का रिलेशन क्या है। या बहुत से बच्चों को अल्फा और बीटा का रिलेशन वैसे ही याद होगा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा का रिलेशन पता है, उससे क्या होगा आप बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। सो आपका अब आप देखोगे कि एक फिर अगला क्वेश्चन है वो वे ऑप्टिक्स पे बेस्ड है। वे ऑप्टिक्स में उन्होंने क्या दिया है कि वाईडीएसई में विड्थ का रेशो दिया है W1:W2 = 1/3। विड्थ का रेशो है 1/3। अब आपसे पूछा क्या गया है कि इज गिवन दैट द, ठीक है ना, दिस गिवन, और पूछा गया है कि आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ठीक है ना। ये कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कैसे हो सकता है, जैसे विड्थ का रेशो है, अब वो विड्थ के रेशो को क्या लेना चाहिए उन्हें, एम्पलीट्यूड का रेशो या इंटेंसिटी का रेशो। जब केवल विड्थ का रेशो है, विड्थ डज नॉट मीन एरिया, विड्थ मीन्स रेडियस और डायमीटर। जो स्लिट है, स्लिट का रेडियस और स्लिट का डायमीटर इज द रेशो ऑफ द विड्थ। सो दैट मीन्स कि ये जो रेशो विड्थ का रेशो आएगा वो एरिया का रेशो नहीं हुआ। सो दैट मीन्स कि ये क्या आ जाएगा डायरेक्टली, ये रेशो आपका आ जाएगा डायरेक्टली एम्पलीट्यूड का रेशो आ जाएगा। और अगर उन्होंने क्या दिया होता, उन्होंने स्लिट के एरिया का रेशो दे रखा होता, तो एरिया का रेशो इंटेंसिटी का रेशो होता I1:I2, और उसका जो स्क्वायर रूट होता वो एम्पलीट्यूड का रेशो होगा। तो ये आपको सीधे क्या हुआ, एम्पलीट्यूड का रेशो आ गया। अब आपको बताया जैसे एक एम्पलीट्यूड ए है तो दूसरा एम्पलीट्यूड क्या हो गया 3a, तो आई मैक्सिमा क्या होगा a + 3a होल स्क्वायर, और ये क्या रहेगा 3a - a होल स्क्वायर। सो दैट विल बिकम ये आ गया 4a², सो दैट इज 16, और यहाँ पे 3a - a 2a, सो दैट इज व्हाट 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, सो दैट इज व्हाट 4। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 4:1, इसका आंसर आ जाएगा 4:1, मतलब आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम विल बी व्हाट 4:1। आप समझ गए ना। सो यहाँ पे केवल अगर एक पॉइंट नोटिसेबल, अदरवाइज बाकी तो आसानी था। आपको पता आई मैक्सिमा क्या हुआ A1 + A2, एम्पलीट्यूड A1 + A2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम A1 - A2 का होल स्क्वायर।
सो यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है, फ्यूचर में आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे, अगर उन्होंने विड्थ का रेशो दिया है तो वो सीधे एम्पलीट्यूड का रेशो आ जाएगा, और अगर उन्होंने स्लिट के एरिया का रेशो दिया है तो एरिया का रेशो इंटेंसिटी का रेशो होता है, मतलब I1 अपॉन I2 का रेशो, तो एम्पलीट्यूड का रेशो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2, स्क्वायर रूट ऑफ I1 अपॉन I2, तो वो उसके स्क्वायर रूट से आता, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो ये इस पेपर का 4th क्वेश्चन था, फिर 12th वाले पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रिक करंट का एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सो खासतौर से आपको मेंटली किस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि किसी भी टॉपिक में, जनरली जेई मेन में, मैं ये एक स्लॉट के एक शिफ्ट के पेपर के कंक्लूजन के थ्रू नहीं बता रहा हूँ, मैं ओवरऑल कंक्लूजन बता रहा हूँ। जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आए हैं, तो दैट मीन्स कि सबसे पहला आपका तरीका क्या होना चाहिए कि सारे सिलेबस के फॉर्मूले आने चाहिए, सारे सिलेबस की बेसिक इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, सारे सिलेबस के वन ऑफ द जो मोस्ट फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चन है वो आने चाहिए। जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट में देखो 6 वोल्ट 2 ओम्स 4 वोल्ट और कितना है ये, दिस 8 ओम, दिस 8 ओम, और बोला क्या गया है, बोला गया है यहाँ पे कि आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना, एक्स और वाई के बीच का, एक्स यहाँ पे मार्क किया गया है और यहाँ पे वाई मार्क किया गया, और एक्स वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन कि जो आपको जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पे कराता हूँ 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो जो तरीका बताता हूँ आप देखो यहाँ पे, सबसे पहले इसमें करंट निकाल लो। 6 वोल्ट और 4 वोल्ट का, अच्छा इसकी पोलैरिटी यहाँ उल्टी है, ठीक है ना, 6 वोल्ट इस ओर और 4 वोल्ट इस ओर, सो नेट वोल्टेज कितना आ गया 2 वोल्ट्स, तो करंट आ गया आपका 2 अपॉन 2 प्लस 8 10, करंट आई के लिए आ गई 2 अपॉन 10, दैट इज नॉट 1/5 एम्पियर, ये करंट आ गया। अब मैं एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट की ओर जाऊंगा, सो मैंने जो मेरा तरीका मैंने बताया आपको Vx, करंट का डायरेक्शन इस ओर है, तो मैं करंट के ऑपोजिट जा रहा हूँ, मैं करंट के ऑपोजिट जा रहा हूँ, जब मैं करंट के ऑपोजिट जाऊंगा, सबसे पहले बैटरी आई, बैटरी का जहां पहुंचना है उस ओर पॉजिटिव है तो +4 आएगा, तो Vx +4। अब क्योंकि रेजिस्टेंस में मैं करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं तो वोल्टेज का गेन होगा +IR, सो 8/5, 1/5 करंट है, करंट क्या हुई, करंट जो आपकी थी 1/5 थी, सो +I इंटू R, सो I है 1/5 इंटू R इज 8, दैट इक्वल्स व्हाट Vy, सो Vx माइनस Vy की वैल्यू आ जाएगी, Vx माइनस Vy बिकम्स माइनस ऑफ 4 प्लस 8/5, इतना आ गया, सो दैट बिकम्स, ये आ गया आपको 28/5, 28/5, और ऑप्शन से डेसिमल में, सो करेक्ट ऑप्शन जो आपका आ गया 8/5 से 5.6 आ गया, और उन्होंने जो पूछा था दैट वाज मॉड ऑफ Vx माइनस Vy, मॉड ऑफ Vx माइनस Vy, सो आपको माइनस साइन में आंसर नहीं करना था, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आया आंसर तो आपको आंसर में माइनस साइन नहीं लगाना था, मतलब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। तो जैसे मैं सॉल्यूशन नहीं बताता, लेकिन बस मैंने क्यों सॉल्यूशन बता दिया आपको, जस्ट थॉट कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि आपको कैसे एक्स और वाई के बीच में निकालना। Vx बैटरी बीच में आ गई, जहां पहुंचना है उस और बैटरी का पॉजिटिव तो प्लस रखा, ठीक है, वहां पे प्लस किया, फिर करंट के ऑपोजिट जा रहे हो तो +IR आएगा, करंट की ओर जा रहे होते तो -IR आता, इक्वल्स व्हाट Vy, वहां पहुंच के इससे आप Vx और Vx माइनस Vy की वैल्यू निकाल लो। इसके बाद फिर जो क्वेश्चन 12th वाले पार्ट का था वो था इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में जो जीना डायोड पे बेस्ड क्वेश्चन है, और जीना डायोड का जो क्वेश्चन है वो जीना डायोड का जो वन ऑफ द बिल्कुल जो डेफिनेशन है उसकी, मतलब आप जब जीना डायोड के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप ये वाला पॉइंट मिस नहीं कर सकते। जीना डायोड का 1 किलो ओम, ये जीना डायोड, और ये 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, और ये आपका 10 वोल्ट्स। और एग्जामिनर में भी एक चीज की है यहाँ पे, इसमें लिखा जीना डायोड में 5 वोल्ट। जो उन्होंने डेटा यहाँ पे दिया है ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब हो सकता है कि आपने ये हमारे किसी पेपर में भी मिला हो और वो सेम डेटा के साथ, ठीक है ना, मतलब डेटा भी इसके बड़े पॉपुलर है क्योंकि बड़ा पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है। और कॉन्सेप्ट की बात है तो कॉन्सेप्ट की जहां तक बात है, ये क्वेश्चन जीना डायोड का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बोला फाइंड द करंट इन द 2 किलो ओम रेजिस्टेंस, ये 2 किलो ओम है,
इस 2 की रो में कितना करंट होगा। अब आप देखो जीना डायोड है और ये रिवर्स बायसिंग में है, ये पी हुआ, पी के साथ नेगेटिव है, रिवर्स बायसिंग में। तो जब जीना डायोड रिवर्स बायसिंग में है और अप्लाइड वोल्टेज जीना डायोड के जो रिवर्स बायसिंग का कट ऑफ वोल्टेज होता है उससे, जो रिवर्स बायसिंग में इसका वोल्टेज होता है उससे बड़ा है, सो दैट मीन्स कि जीना डायोड वर्क कैसे कर रहा होगा, सेचुरेशन पे वर्क कर रहा होगा। तो दैट मीन्स कि जब भी ये वोल्टेज जीना डायोड के जो मैक्सिमम वोल्टेज है उससे एक्सीड करेगा तो इसके क्रॉस बस क्या आएगा, 5 वोल्ट्स। यही तो कॉन्सेप्ट होता है इसका। अगर आप यहाँ पे 5 वोल्ट्स लगाते तो भी यहाँ 5 वोल्ट्स, अगर यहाँ 6 वोल्ट्स लगाओगे तो इसके क्रॉस 5 वोल्ट्स, बाकी 1 वोल्ट इसके क्रॉस आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 8 वोल्ट लगाओगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट्स आएगा, बाकी जो 3 वोल्ट्स है वो इसके क्रॉस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 10 वोल्ट लगाया तो इसके क्रॉस क्या आएगा, 5 वोल्ट्स। मतलब ये सैचुरेशन के ऊपर था इसलिए आया। अगर यहाँ पे 4 वोल्ट होता तो यहाँ 5 वोल्ट नहीं आता। जब यहाँ का ये वाला वोल्टेज इस वाले वोल्टेज से बड़ा है तो इसके क्रॉस क्या होगा, 5 वोल्ट ही रहेगा। अब इसके क्रॉस 5 वोल्ट तो इसके क्रॉस 5 वोल्ट। जब इसके क्रॉस 5 वोल्ट होगा और इसी में करंट पूछा गया कितना करंट होगा, तो बस करंट आ गया आपका 5/2 × 10⁻³ एम्पियर्स, इतना करंट आ गया। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वो करंट आ गया। तो आप समझ गए ना, जीना डायोड का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जीना डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, जब सोर्स का वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से बड़ा होगा तो जीना डायोड के क्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है बस वही वोल्टेज आएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 ये 11th वाले पार्ट का है। तो 12th वाले पार्ट का इसके बाद फिर क्वेश्चन है, फिर है, हाँ ये क्वेश्चन एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, जिसे कहते हैं ना कि इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और इसीलिए पढ़ाई की रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, ना कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन। इफ इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोलराइड इज 100 ल्यूमेन, एक पोलराइड के थ्रू आपने लाइट डाली और इंटेंसिटी कितनी है, 100 ल्यूमेन। नाउ दिस सेम पोलराइड इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री अबाउट इट्स एक्सिस, फाइंड द न्यू इंटेंसिटी। आपको नई इंटेंसिटी 100 ल्यूमेन। आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, अगर अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइड के थ्रू पास होती है तो अगर आपने I0 लाइट डाली तो पोलराइड का ओरिएंटेशन कुछ भी हो, आगे वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, I0/2। और यहां पे इन्होंने क्वेश्चन में ये तो बोला नहीं कि पोलराइज्ड, आप पोलराइड के ऊपर जो लाइट डाल रहे हो वो पोलराइज्ड लाइट ही डाल रहे हो। पोलराइज तो बोला नहीं इन्होंने, पोलराइज लाइट डाली जा रही, दैट मीन्स की नॉर्मल लाइट डाली जा रही है। तो पोलराइड के थ्रू इंटेंसिटी जो पास हो रही 100 ल्यूमेन है। इज दैट क्लियर। अब उसे 30 डिग्री से रोटेट करा दिया तो भी क्या होगी, इंटेंसिटी 100 ल्यूमेन होगी। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके और भी क्वेश्चन बना सकते थे कि पहले पास होने वाली लाइट की इंटेंसिटी 100 ल्यूमेन थी, अब 30 डिग्री से रोटेट करा दिया गया। जब 30 डिग्री से रोटेट करा दिया गया, ठीक है ना, तो वो आपसे ये पूछते कि इस केस में इस केस में जो लाइट पास हो रही है उसकी इंटेंसिटी, और या फिर हाँ ठीक है यही पूछ सकते थे क्योंकि वो तो पहले केस में ही बनता था। जैसे पहले केस में ही बोलते कि दैट मीन्स की जो लाइट डाली जा रही है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो 200 ल्यूमेन होगी, है ना, क्योंकि किसी भी ओरिएंटेशन की लाइट कितनी पास होती है, I0 डाली तो I0/2, so that means it will remain the same, so the answer was what, 100 ल्यूमेन। और ऐसे क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स आते हैं आपको, तो आपका टाइम ही बचता है। टाइम बचता कि उस क्वेश्चन को आपने 10 सेकंड में कर लिया तो अगले क्वेश्चन के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम आ गया। अब है इसके बाद फिर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स तो उन्होंने कहाँ पे खत्म कर दी, उन्होंने पूछा क्या है कि रे ऑप्टिक्स में रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, मतलब F इक्वल्स व्हाट, R/2। सो आप ये देखो, ये है नेचर ऑफ द क्वेश्चन की जरा से आसान सी चीज से खत्म हो गया। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, ये बोर थ्योरी का हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, ये लाइंस ड्रॉ की हैं उन्होंने, आप देखेंगे लाइंस ड्रॉ की हैं। n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4, n equals to 5 और n equals to 5। और एक लाइन आई है n equals to
इन्फिनिटी से आई है, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 1 में आई, ए लाइन है ये, और एक लाइन 5 से 2 में आई, 5 से 2 में, ये बी लाइन है, और एक लाइन है वो 5 से ही 3 में आई है, 5 से 3 में, ये सी लाइन है। अब ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस ए बी सी, ए बी सी के लिए करेक्ट क्या है? तो देखो पहला ऑप्शन है कि सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन, ए के लिए सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन बिल्कुल सही है। सीरीज लिमिट क्या होगी? इन्फिनिटी से 1 पे आना, लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट है, इससे ज्यादा एनर्जी वाली लाइन कोई और नहीं हो सकती लाइमन में, सो हम बोलते हैं सीरीज लिमिट। और बी के लिए दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में कि सेकेंड लाइन ऑफ बामर, तो बामर सीरीज जो n इक्वल टू 2 पे खत्म होती, और अगर 3 से स्टार्ट होती, अगर वो 3 से स्टार्ट होती तो क्या होती? ये होती फर्स्ट लाइन बामर की, और इन्होंने थर्ड लाइन ऑफ बामर, तो थर्ड लाइन ऑफ बामर ये हो गया, सेकेंड लाइन यहां से होती, थर्ड लाइन यहां पे, सो ये भी करेक्ट है। बामर की फर्स्ट लाइन यहां से यहां तक आती, बामर की सेकेंड लाइन यहां से यहां तक आती, थर्ड लाइन यहां से यहां तक, तो ये भी करेक्ट है। और थर्ड सी के साथ है सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन, पास्चन जो n इक्वल टू 3 पे खत्म होगा, तो यहां से यहां तक आने वाली पास्चन की पहली लाइन, यहां से आने वाली दूसरी लाइन, सो ये ऑप्शन करेक्ट है। मतलब चांस की बात है, अगर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं होता या किसी के पेपर में करेक्ट नहीं होता तो उन्हें सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ते। मेरे पास जो पेपर है उसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट निकल रहा है। आप समझे तो ये किस पे बेस्ड था? ये आपको केवल इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए थी कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज में क्या होता है, उसकी पहली लाइन क्या होती है, दूसरी लाइन क्या होती है, तीसरी लाइन क्या होती है, सीरीज लिमिट क्या होती है ना। सो सीरीज लिमिट आप समझ गए ना, जो उस सीरीज की जो सबसे एनर्जेटिक लाइन होगी इन्फिनिटी से वहां तक पहुंचने वाली, दैट इज कॉल्ड सीरीज लिमिट, ठीक है ना। तो कई बार अपर सीरीज लिमिट और लोअर सीरीज लिमिट करके भी कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड अपर सीरीज लिमिट। और लाइमन की ही लोअर सीरीज लिमिट क्या होती? 2 to 1, जो उस सीरीज की सबसे कम एनर्जी वाली लाइन है लोअर सीरीज लिमिट, और उस सीरीज की जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली लाइन है दैट इज कॉल्ड व्हाट? अपर सीरीज लिमिट। देन सी फिर डी, एक ट्रू फॉल्स वाला है, स्टेटमेंट 1 है, डी बॉर्गली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन वेरीज इनवर्सली विद द मोमेंटम, ठीक है, लैम्डा इक्वल्स व्हाट? h अपॉन p, तो डी बॉर्गली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन वेरीज इनवर्सली विद मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। और स्टेटमेंट 2 है, एज लैम्डा इंक्रीजेस एनर्जी एंड मोमेंटम इंक्रीज, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। एज लैम्डा इंक्रीजेस, लैम्डा के इंक्रीज के साथ रादर मोमेंटम भी क्या होता है? डिक्रीज होता है, और एनर्जी भी कम होती है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन 1 है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन था कि आपको लैम्डा डी बॉर्गली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, तो अगर लैम्डा जो है, लैम्डा के साथ जो मोमेंटम है वो लीनियरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो ऑप्शन करेक्ट था। और बोला कि लैम्डा इंक्रीज होता है तो एनर्जी और मोमेंटम इंक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, यू नो दैट, है ना। सो इसके बाद फिर एक था क्वेश्चन 12th वाले पार्ट में, ट्रांसफार्मर पे बेस्ड था, बहुत इजी से क्वेश्चन था। मतलब आप जो कुछ एक चीज़ों में, जैसे मैं खास तौर से जिन बच्चों ने अभी मुझे रिपोर्ट किया ना, किसी का 12 क्वेश्चंस करेक्ट हुए, किसी के 10 क्वेश्चंस करेक्ट हुए, किसी के कुछ, उन बच्चों को खास तौर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब आपको पेपर में अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस रखते हो तो उस पेशेंस के साथ काफ़ी कुछ क्वेश्चंस काफ़ी आसान मिल जाते हैं। 220 वोल्ट्स AC सप्लाई है, वो एक ट्रांसफार्मर को दी गई 220 वोल्ट्स, प्राइमरी इज गिवन टू प्राइमरी सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर एंड एज आउटपुट ऑफ 12 वोल्ट्स DC मिला आपको रेक्टिफायर के थ्रू, मतलब जो आउटपुट मिला आपको, ये तो ये था, और यहाँ पे रेक्टिफायर लगाया होगा, फिर रेक्टिफायर में 12 वोल्ट्स DC मिला। तो रेक्टिफायर में 12 वोल्ट्स DC मिला, तो रेक्टिफायर के पहले 12 वोल्ट्स AC आया होगा यहाँ पे, ये क्या होगा? 12 वोल्ट्स AC, समझ गए ना। यहाँ पे उसी को, रेक्टिफायर का काम तो वोल्टेज को चेंज करना नहीं है, रेक्टिफायर का काम तो केवल AC को DC में कन्वर्ट करना है। तो सेकेंडली नंबर ऑफ टर्न्स वाज 24, इसमें नंबर ऑफ टर्न 24 था, तो इन्होंने पूछा नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, यहाँ पे पूछा गया। तो आप देखो यहाँ पे होता है कि VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, NS सेकेंडरी का कितना है? 24 अपॉन NP दैट इज N, सो N की वैल्यू आ गई आपकी, VS अपॉन VP आ गया, VS अपॉन VP, N की वैल्यू आ गई आपकी VP अपॉन VS, है ना, VP अपॉन VS इंटू 24, सो VP है 220
अपॉन वी एस है 12 इंटू वॉट 24। सो ये आ गया आपका 12 से 2 आ गया और ये आपका आ गया 440 आ गया 440। सो 440 इसका आंसर है। ये इंटीरियर टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 था इस पेपर में। सो आप समझ गए ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। केवल थोड़ा सा पेशेंस कहाँ पे जरूरी होता है कि कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा जो कंपटीशन में, मतलब मैं कहूँगा कि पेपर जेई मेन में जैसे उन्होंने इजी पेपर भी बनाए तो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में या कहीं कहीं पे बीच में उसी क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज इंक्लूड कर दी लैंग्वेज में या प्रेजेंटेशन में कि उस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना एक हल्का सा, जो आदमी बिल्कुल नहीं सोचता, सोचता क्या है मुझे तो बस फॉर्मूले में वैल्यू डालो और आंसर आ गया, सोचना नहीं पड़ेगा, वो लोग डेफिनेटली पेपर के टाइम पे क्या होते हैं फिर उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कहीं ना कहीं पे कुछ गलती करते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे भी क्या किया, ये नहीं बोला कि इसके क्रॉस जो एसी सिग्नल आ रहा वो 12 वोल्ट से, उन्होंने बोला हमने इसके सिग्नल को एक रेक्टिफायर में डाला, वो 12 वोल्ट्स का डीसी आ रहा है। तो बस बच्चों को समझना क्या था, रेक्टिफायर का काम तो केवल एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, जो एसी में 12 वोल्ट्स आएगा उसी को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करा। तो अब आपको वीएस भी पता था, वीपी भी पता था और एनएस पता, एनपी पता करना था, तो था बिल्कुल डेफिनेशन पे बेस्ड। इसके बाद फिर क्वेश्चन है इसका जो 12th वाले पार्ट का क्वेश्चन नंबर हाँ, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट का कहो या बेसिक डेफिनेशन का आप कह सकते हो। ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, मतलब इजी सा क्वेश्चन इसलिए कि उसमें उन्होंने जो फंक्शन लिया है वो भी बड़ा आसान सा फंक्शन लिया। उन्होंने बोला करंट आई, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, आई इक्वल्स टू 20t प्लस 8t स्क्वायर, ये फंक्शन है करंट आई का। और बोला क्या, फाइंड चार्ज, कितना चार्ज फ्लो करेगा t इज लेस देन 15 सेकेंड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से 15 सेकंड के बीच में कितना चार्ज क्यू फ्लो करेगा वो निकालना आपको। मैंने क्या बोला फंक्शन आसान कैसे है, इसमें सब जगह पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब t को 0 से जब आप आगे जाओगे तो करंट i कभी भी निगेटिव होगी नहीं, ना ही करंट 0 होगी। अगर कहीं कुछ ऐसा होता कि इस फंक्शन में कि करंट i की वैल्यू सर्टेन टाइम तक पॉजिटिव रहती, फिर करंट i की वैल्यू निगेटिव हो जाती 15 सेकंड्स के इंटरवल में, तो फिर भी आपको देखना पड़ता कि इतना चार्ज पहले इस ओर गया, फिर उतना चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में गया, तो नेट चार्ज कितना फ्लो करा। बट यहाँ पे बाय द वे फंक्शन इज वेरी सिंपल कि i इज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इस इंटरवल में कहीं पे भी i 0 होगा ही नहीं। तो बस आपने क्या किया, i is dq by dt, so dq by dt is equal to 20t plus 8t square, तो dt आप यहाँ पे ले आए और इसे इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 to 15, तो ये क्या आ जाएगा, पूरा चार्ज डेल्टा q आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका डेल्टा q की वैल्यू आ जाएगी। सो डेल्टा q की जो वैल्यू आ रही है इससे 11250 आ रही है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है तो 11250, ठीक है ना, 11250, सो दैट वाज इट, 11250 आ रहा है, हाँ, सो दैट वाज द इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर ये था, हाँ, फिर इसके बाद 12th वाले पार्ट का क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आप कैसे डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस क्यों मिस नहीं करनी चाहिए, मतलब सब्जेक्ट मैटर को बिल्कुल बेसिक से समझना चाहिए। इस क्वेश्चन में था कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें म्यू आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल्स टू दे रखा, और स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम पूछी गई है कि जिस मीडियम के लिए म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट आर दे रखा है उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट इज x इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, तो आपको x की वैल्यू बतानी थी। अब आप देखो, यू नो c इक्वल्स टू 1/√, ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये पता आपको। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज नॉट b इक्वल्स टू 1/√, ऑफ म्यू एप्सिलॉन, म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यूज मीडियम में। तो यहां से आपका देखो आ गया कि c/v, c/v becomes what, √, ऑफ म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। Now see this becomes mu upon mu naught is what, mu r, इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। सिमिलरली किसी मीडियम की इमिसिविटी अपॉन वैक्यूम की इमिसिविटी इज व्हाट, रिलेटिव इमिसिविटी, आई एम सॉरी, परमिटिविटी, नॉट इमिसिविटी, परमिटिविटी। सो परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी, mu r। अब आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, दोनों की वैल्यू 2 और 2 है, सो ये कितना आ गया, 2 into 2 से √2 आ गया। अब c/v क्या होता है, उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और उन्होंने आपसे बोला क्या है कि द स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी c/v की वैल्यू 2 आ गई, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आपकी आ जाएगी c/2, तो c is 3 into 10⁸
अपॉन 2, सो दैट बिकम्स 1.5। इसका जो इन्होंने दे रखा x इंटू 10⁻⁷, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको चाहिए 10⁻⁷, तो इसे कर दो 10⁻⁷, और यहाँ पे कर दो 30, तो ये कितना आ गया 15 आ गया। तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। तो ये डेफिनीशन, मतलब एक तरह से 3 डेफिनीशन यहाँ पे आ गई। एक तो C अपॉन V इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स C अपॉन V, यहाँ से C अपॉन V की वैल्यू क्या आई वो आप निकाल सकते हो कि क्या होगा। तो C का फॉर्मूला, V का फॉर्मूला, फिर समझ में कि ये साथ में आना कि जो रिलेटिव परमिबिलिटी है, दैट इज व्हाट परमिबिलिटी ऑफ ए मीडियम अपॉन परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ऐसे ही परमिटिविटी ऑफ a medium is equal to permittivity of a relative permittivity of a medium is equal to permittivity of that medium upon permittivity of vacuum। जिनसे इसके बाद एक क्वेश्चन और था 12th वाले पार्ट का, वो ये था कि आपको VM दे रखा है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन का है। और प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो मैंने आपसे बोला था वो यही बोला था कि आप तो खैर मार्च वाले अटेम्प्ट के लिए इस वाले टॉपिक में भी क्या है कि आई एम गोइंग टू लीव नथिंग, वो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैं करा ही दूंगा। बट जो ना कि मैंने बोला था आपकी मॉड्यूलेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, तो इसमें Vm इक्वल टू 20 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस π/4 ये रखा था। और जो कैरियर वेव का है, ये मॉड्यूलेटेड वेव का, दिस 80 साइन ऑफ 10⁴ पाई टी प्लस π/6 दे रखा है। और पूछा गया था कि द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव without find out परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला AM अपॉन AC इंटू 100, AM अपॉन AC। तो AM आपका 20 है और ये 100 है, 80 है, तो 20 अपॉन 100 इंटू इतना, तो दैट इज व्हाट 25%। सो आंसर वाज 25%। फिर ना परसेंटेज ऑफ जो पूछा गया है, सुन लो ठीक से, परसेंटेज ऑफ for amplitude modulation wave without find out percentage modulation index। percentage modulation index पूछा गया, तो modulation index है AM upon AC, AM upon AC, और percentage में उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, becomes that। फिर एक AC का है क्वेश्चन, इन LCR रेजोनेंस सर्किट R की वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैं वैल्यूज यहाँ पे लिख ही देता हूँ, सो आप देखेंगे कि ये है R इज इक्वल टू AC में LCR में 6.28 ओम्स, और फ्रीक्वेंसी F है 10 मेगाहर्ट्ज, और सेल्फ इंडक्शन L की वैल्यू है 2 × 10⁻⁴ हेनरी। फाइंड क्वालिटी फैक्टर, तो बिल्कुल डेफिनेशन पे बेस्ड आ गया। क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल्स व्हाट ओमेगा L अपॉन R। क्वालिटी फैक्टर Q बिकम्स व्हाट ओमेगा L अपॉन R। C के फॉर्म में भी होता 1 अपॉन ओमेगा CR। अगर आपको कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी होती है 1 अपॉन ओमेगा CR, सो ओमेगा L अपॉन R। ओमेगा निकाल लोगे, ओमेगा इज व्हाट 2πf, ओमेगा इज व्हाट 2πf, F नोन है, L की वैल्यू नोन है, अपॉन R की वैल्यू, सो दैट इज व्हाट क्वालिटी फैक्टर उससे आ जाएगा। ठीक है ना, ये था 24th की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। अब मैं 24th की सेकंड शॉर्ट के 12th वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करता हूँ, तो आप ठीक से देखना। सो नाउ सी वी हैव कि ये सेकंड शॉर्ट का ही है ना, हाँ ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जीना डायोड, तो वही जीना डायोड की वेट कितनी होगी, जंक्शन की वेट क्या होगी, और उसकी जो वो है डोपिंग का क्या होगा, उसके बारे में था। तो आपको जीना डायोड के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। जीना डायोड बनता ही कैसे, आपका पीएन जंक्शन डायोड है, कोई भी डायोड जो है पीएन जंक्शन डायोड होगा। तो जीना डायोड में क्या खास बात होती है, उसकी डोपिंग बहुत हाई होती है। पहली चीज डोपिंग बहुत हाई होती है, और जो उसकी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो भी बड़ी होती है, और वही इसका फोर्थ ऑप्शन था, हेवीली डोप्ड एंड डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या होगी, मोर होगी। ठीक है ना, तो आप याद रखना जीना डायोड के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता कि वो नॉर्मल डायोड से कैसे डिफरेंट होता है। जीना डायोड की बहुत ही हेवीली डोप्ड होता है, और उसकी डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। इसके बाद फिर क्वेश्चन था 12th वाले पार्ट का, इसका ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 था पेपर का। फिर क्वेश्चन नंबर इसका 12th वाले पार्ट का हाँ ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है ना कि मतलब आसान सा क्वेश्चन था, लॉजिक गेट पे बेस्ड, A और B
और इस तरीके से यहाँ पे एंड गेट, नहीं और गेट, फिर और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, ये था। इन्होंने बोला कि ये डायग्राम, फिर इसके बाद 4 ऑप्शंस दे रखे थे कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब ऑप्शन, जैसे मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूं कि ऑप्शन किस तरीके से था। एंड गेट और डायरेक्टली वाई, मतलब यहाँ पे ए बी और ये वाई इज द आउटपुट, यहाँ पे वाई इज द आउटपुट। अब इस तरीके से डिफरेंट मोड में 4 ऑप्शंस दे रखे थे। दो तरीके हैं, या तो आप बुलियन के टर्म्स में एक्सप्रेशन को लिखना सीख लो, जैसे मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। ये अगर ए है तो ये ए नॉट हो गया, ए नॉट। ये क्या है, बी है। अब यहाँ पे क्या आएगा इस जगह, क्योंकि ये और गेट है तो आएगा ए नॉट, ठीक है ना, ए नॉट और क्या आएगा बी, ए नॉट बी। अब ये इसका बार, सो दैट इज व्हाट ए नॉट बार बी, ए नॉट बार बी, ये आ गया ना आपका ए नॉट, ठीक है ना, ए नॉट। अच्छा यहाँ पे तो और है ना, हाँ सॉरी यहाँ पे और गेट है, एंड गेट नहीं और गेट, तो यहाँ पे प्लस आया, सो ए नॉट प्लस बी बार आ गया, ये आ गया। तो इस तरीके से जो आपके चारों ऑप्शंस हैं, आप चारों ऑप्शंस का जो है ना कि आप इसका बुलियन एक्सप्रेशन बना करके चेक करो कि ये अल्टीमेटली क्या आ रहा है, और उसमें जो आ रहा तो किसका ये ऑप्शन उससे मैच कर रहा है, ठीक है ना, इज दैट क्लियर, किसका ये जो ऑप्शन है उससे मैच कर रहा है। जैसे आप इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे ए बार प्लस बी का जो बार है आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो जो ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा था जिससे मैच कर रहा, दैट इज व्हाट इट इज ए बी बार, इट इज व्हाट ए बी बार, इज दैट क्लियर। जिससे करेक्ट ऑप्शन मैच किया, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ये ए बी बार हुआ। और इस चीज को आप एक बार, जैसे बुलियन के टर्म्स में तो है ही, और वो एक बेसिक सी चीज है, आप खुद से सीख सकते हो कैसे। लुक एट दिस, ए है ए नॉट बी, यहाँ पे ए बार और गेट है, और है ये नहीं, और सो ए बार प्लस बी, और फिर उसमें पूरे में नॉट लगाया, है ना। अभी कैसे इस फॉर्म में आएगा, क्या आएगा, हाउ कैन यू फाइंड दैट। आप इसे 0 0 ले लो, यहां पे 1 0, यहां पे 1, और यहां पे क्या आ गया 0 आ गया, यहां पे क्या आ गया 0 आ गया, इज दैट क्लियर। ऐसे आपने फिर यहां पे 0 1 लिया, फिर आपने 1 0 लिया, फिर आपने 1 1 लिया, उसका आप निकालोगे कि क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, उसकी आपने ट्रूथ टेबल निकाली कि क्या आ रही है। जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसकी भी आपने ट्रूथ टेबल निकाली, जो जैसे आपकी जो ऑप्शंस हैं। बस हाँ, ये लेंदी हो रहा था, तो एक बार इस बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसे कंक्लूड कर लेना, बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में कंक्लूड कर लेना कि ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर के किस फॉर्म में आएगा, और फिर ऑप्शंस में से भी जो ऑप्शंस होंगे उनका भी ये बुलियन एक्सप्रेशन निकालना, और ये देखना कि किसका जो बुलियन एक्सप्रेशन का आउटपुट है वो इसके बुलियन एक्सप्रेशन के आउटपुट से मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो उससे मैच करा लेना, वो ज़्यादा आसान तरीका है। अदरवाइज आप ट्रुथ टेबल बना करके फाइनली कौन सा ऑप्शन मैच करेगा वो तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो फिर भी मैं अब फर्दर जो आपका ये होगा उसके पहले मैं आपको इस वाले पार्ट में कंक्लूसिव लेवल पे बिल्कुल एक प्रैक्टिस और तरीका बता दूंगा कि आप इस पार्ट को जल्दी से सॉल्व कर पाओ। इसके बाद फिर आपका है, हाँ ये क्वेश्चन था, लाइट सोर्स एमिटिंग लाइट एंड इफ वी चेंज लाइट फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, हम अगर इसे वॉयलेट से रेड चेंज कर दें तो ऑप्शन से की चेंजेस क्या आएगा। फ्रिंजेस बिकम्स डार्क, द separation between two consecutive fringes decreases, intensity of central maxima will increase, the intensity of central maxima will decrease. A light source emitting light if change, एक्चुअली ये मेमोरी बेस्ड होगा, जैसे भी होगा तो उसकी लैंग्वेज जहाँ से भी जिस सोर्स से हमने भी लिया है लैंग्वेज उसकी ऐसी दे रखी है। लाइट सोर्स एमिटिंग लाइट एंड इफ ही चेंज लाइट फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, आपने वॉयलेट से रेड की ओर की, मतलब आप लैम्डा बढ़ा रहे हो। इस पेपर में इन्होंने जो सोर्स है उसमें करेक्ट ऑप्शन 1 दिया है, फ्रिंज बिकम्स डार्क। मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत दे रखा है जो उन्होंने दिया है, क्योंकि वो फ्रिंज विड्थ की बात करें, नीचे वाले ऑप्शंस में फ्रिंज विड्थ की बात है, तो फ्रिंज विड्थ जो होगी वो होगी डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और आपने लैम्डा को बड़ा कर दिया तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज हो जानी चाहिए। दैट ऑप्शन शुड बी करेक्ट।
और नीचे जो बाकी ऑप्शंस हैं उसमें द सेपरेशन बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव फ्रिंजेस डिक्रीजेस, अगर इंक्रीजेस होता दो कॉन्जुगेटिव फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज अ फ्रिंज विद W, तो अगर इंक्रीज का कोई ऑप्शन होता तो वो करेक्ट हो जाता। बाकी जो दोनों ऑप्शंस हैं वो इंटेंसिटी से रिलेटेड हैं कि एक में इंटेंसिटी का इंक्रीज होना, एक में इंटेंसिटी का डिक्रीज होना, तो दोनों ऑप्शंस गलत हैं। तो जो पहला ऑप्शन है इन्होंने करेक्ट दिया है, प्रॉबेबली शायद वो मिसप्रिंट होगा या उनका, या उन्हें जिस बच्चे ने रिपोर्ट किया होगा पेपर का वो ठीक से रिपोर्ट नहीं किया होगा। ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था कि फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। हम आप देखो आपके ऐसे क्वेश्चंस में भी कॉन्सेप्ट्स, मैंने आपको बोला था LR सर्किट में और RC सर्किट में, मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट आईपी जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो कि एंड पॉइंट पे या मतलब जो बाउंड्री पॉइंट पे बेस्ड होते हैं, मतलब जब सर्किट को स्विच ऑन किया या जब सर्किट को स्विच ऑफ स्टडी स्टेट में पहुंच गया तो रिजल्ट्स क्या होंगे। और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही था। 9 वोल्ट्स, यहां पे स्विच है 2 ohms एंड दिस इज 2 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी, 2 ohms, यहां पे है 2 ohms और ये है 2 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी और यहां पे है 2 ohms। अब आप देखो क्वेश्चन क्या है, स्विच इज क्लोज्ड एट t को 0, फाइंड द करंट गिवन बाय द बैटरी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे तो बैटरी कितनी करंट देगी निकालनी है। कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जिस ब्रांच में भी इंडक्टर होगा, जैसे ही स्विच ऑन होगा तो स्विच ऑन करते के टाइम पे इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। और जब सर्किट स्टडी स्टेट में आ जाता है, मतलब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तब इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करती है, 0। डीसी सर्किट में आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। तो आप स्विच ऑन करने के टाइम पे तो कोई भी करंट ना तो यहां रहेगी, यहां पे भी एक इंडक्टर है, ना ही कोई करंट यहां रहेगी, क्योंकि इस ब्रांच का भी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, इसका भी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो करंट केवल यहां रहेगी। तो करंट कितना, 9/4, 9/4 आ गया। तो 9/4 विल बी व्हाट, 2.25। सो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 है और 2.25 एम्पियर, हाँ ठीक है। तो 2.25 एम्पियर इसका करंट आ गया। तो किसी छोटी सी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड था कि बस आपको बाउंड्री पॉइंट्स में क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स में अगर LR सर्किट है तो जैसे स्विच ऑन करते हो तो इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर कंडक्टर बन जाता, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। और RC सर्किट में इसका उल्टा होता है। RC सर्किट में जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अब इसका अगला क्वेश्चन था 12th वाले पार्ट का। ये क्वेश्चन फिर से देखो हाइड्रोजन के ट्रांजिशन पे बेस्ड था और क्वेश्चन बहुत ही बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो जो बच्चे बोलते हैं कि मेरा वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन्हें थोड़ा सा अपने आप को सिंक्रोनाइज करना और अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करने की जरूरत है कॉन्फिडेंस के लेवल पे। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन। फॉर विच द फॉलोइंग ट्रांजिशन हाइड्रोजन लाइक एटम द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन विल बी, for which of the following transitions in hydrogen atom of the frequency of emitted photon will be maximum। हाँ वो ट्रांजिशन दे रखे हैं, n = 2 to n = 1, सेकेंड है 4 to 3, थर्ड है 5 to 4 और फोर्थ है 3 to 2। बाय द वे सब में एक का डिफरेंस है, 4 to 3, 5 to 4, 3 to 2। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है, जितने भी नीचे लेवल के ट्रांजिशंस हैं उनके बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है। सो 2 to 1 वाले में एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, जिसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा उसी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। मैंने आपको एक लाइन बोली थी जब आपको पढ़ाया था कि मैंने आपसे बोला क्या था, लाइमन सीरीज की कोई भी लाइन बॉमर सीरीज की किसी भी लाइन से ओवरलैप नहीं करती है। एनर्जी के टर्म से क्या बोला था कि जो लाइमन सीरीज की सबसे लो एनर्जी वाली लाइन भी है, लाइमन सीरीज की जो सबसे लो एनर्जी वाली लाइन है वो बॉमर सीरीज की सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली लाइन से भी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है लाइमन सीरीज वाली। तो लाइमन सीरीज की सबसे कम एनर्जी वाली लाइन क्या होगी, 2 to 1, और बॉमर सीरीज की सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली लाइन क्या होगी, इन्फिनिटी टू 2। तो 2 to 1 के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है ज़्यादा होगा कंपेयर टू व्हाट, इन्फिनिटी टू 2। सो दैट मीन्स कि व्हाट,
जो ट्रांजिशन जितने लोअर लेवल वाले होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा। सो 2 to 1 सबसे लोअर लेवल वाला है, ये 4 to 3 सब में है एक का डिफरेंस, लेकिन ये ऊपर का है, ये भी ऊपर वाला 5 to 4, 3 to 2 वाला भी ऊपर का है इसके। सो दैट मीन्स किसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो लाइमन सीरीज की जो मोस्ट एनर्जेटिक लीस्ट एनर्जेटिक लाइन है वो बामर सीरीज की मोस्ट एनर्जेटिक लाइन से भी ज़्यादा एनर्जेटिक होगी, ठीक है ना। अब आप इसके बाद एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन फिक्स एट ए सेपरेशन 2d, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड एट ए सेपरेशन 2d। तो क्वेश्चन अभी तक देखने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन लग रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वो फिक्स हैं 2d सेपरेशन पे, 2d। अच्छा ये फिक्स्ड है तो फिर क्वेश्चन SHM का हो सकता है। एट मिडिल ऑफ दीज टू चार्जेस अ प्रोटॉन इज फ्री टू ऑसिलेट, बीच में एक प्रोटॉन है जो ऑसिलेट करने के लिए फ्री है। अब अगर देखो इस ओर तो ऑसिलेशन होगा नहीं, इस ओर तो डिस्प्लेस कराओगे तो इस पे परमानेंटली अटैच्ड हो जाएगा, इससे अट्रैक्ट होकर के, तो ऑब्वियसली ऑसिलेशन किस ओर होगा, इस ओर होगा, ठीक है ना। और प्रोटॉन का मास mp है और चार्ज प्रोटॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। नाउ इफ द प्रोटॉन इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द जॉइनिंग लाइन, फाइंड इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब आपको ओमेगा निकालना क्या होगा, तो ये छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM होता है, आप निकाल लो। मान लो आपने x डिस्प्लेस करा दिया तो अट्रैक्टिव फोर्स इस ओर लगा F, अट्रैक्टिव फोर्स ओर लगा F, है ना। एंगल थीटा है तो मीन पोजीशन की ओर F cos थीटा दोनों का आ गया, F sin थीटा तो दोनों के कैंसिल हो गए, तो मीन पोजीशन की ओर फोर्स कितना आया, 2F cos थीटा, 2F की वैल्यू डाली 1/4πε0 अपॉन ये x है और ये d है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया, सो x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया, ये फोर्स हो गया, है ना। फोर्स F इसका स्क्वायर हुआ ना आपका, ठीक है ना। सो देयर इज अ फोर्स F इनटू व्हाट, cos थीटा की वैल्यू आ रहेगी यहां से x अपॉन यही वाली डिस्टेंस, सो दैट इज व्हाट x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 कर दो। अब x जब बहुत छोटा होगा सो आप x स्क्वायर को d स्क्वायर के कंपेरिजन में क्या करोगे, इग्नोर करोगे, तो यहाँ पे d क्यूब आ जाएगा। सो दिस 2 इंटू 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर इंटू x अपॉन डी क्यूब आ गया, ये फोर्स आ गया। जो फोर्स है F दैट विल बी व्हाट, मास m इंटू ए, मास m इंटू ए इक्वल्स टू दिस थिंग। सो आपने डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर दिया था, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, सो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, दैट मींस कि SHM है। अब टाइम पीरियड t क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर a, यहां से x ओवर a की वैल्यू डाल दोगे, x ओवर a की वैल्यू यह रहेगा यहां पे प्रोटॉन के लिए mp इंटू वॉट 4πε0 इंटू डी क्यूब अपॉन ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर, x अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी। जो x अपॉन a की वैल्यू आई, टाइम पीरियड t हुआ, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2π ओवर t, ओमेगा क्या रहेगा 2π ओवर t, सो 2π ओवर t की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ a/x। सो यहां से आप क्या करो, a/x की वैल्यू निकालो, उसका स्क्वायर रूट करो और वो ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका। देन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन मैंने बोला था क्लासिकल मैग्नेटिज्म में आपको कुछ पार्ट, पूरे मैग्नेटिज्म में मैंने आपको 1 या 2 दिन पहले ही बताया था अभी पेपर के, कि क्लासिकल मैग्नेटिज्म का एक पार्ट है जिस पार्ट में आपको कुछ चीज़ें जो मगअप करने वाली चीज़ें वो आ सकती हैं, और ये क्वेश्चन देखो वैसे ही है। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन है, जो इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा सोच के भी जनरेट कर सकते थे। अ सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक सॉफ्ट आयरन को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो डोमेन पे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों चीज़ें होती हैं, डोमेन अलाइंड भी होगा, जो डोमेन होगा वो अलाइंड भी होगा, और साथ में डोमेन का साइज भी इंक्रीज करेगा, और यही करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है ना। डोमेन अलाइन भी होगा और डोमेन का जो होगा साइज भी इंक्रीज करेगा, सो यही करेक्ट ऑप्शन था। मतलब जब आप किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, सॉफ्ट आयरन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो जो डोमेन है उसका साइज भी बढ़ेगा और उसका अलाइनमेंट भी होगा, जिससे उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर इसके बाद था 12th वाले पार्ट का, हाँ, इस क्वेश्चन में मैचिंग का था, मैचिंग में था एक्सरे, जिसके बारे में आपको सब पता होता है, गामा रे और रेडियो एक्टिविटी, रेडियो वेव, इन सब के बारे में आपको बिल्कुल ठीक से पता होता है। माइक्रोवेव के बारे में पता होता है, लेकिन माइक्रोवेव ओवन में रिले डिवाइस में यूज क्या करते हैं,
मैग्नेट्रॉन तो हो सकता है आपको मैग्नेट्रॉन के बारे में ना पता हो, लेकिन फिर भी क्या था, ऑप्शंस ऐसे थे कि आपके 3 कर गए तो चौथे वाले के साथ जो है ना कि आप उसे फिर मतलब बाकी जो ऑप्शंस थे ना वो लेजर रेजर आर्बिटर ये ऑप्शंस थे, तो आपको अपने आप समझ में आ रहा था कि जैसे बाकी ऑप्शंस के जो दूसरे थे ना उनके बारे में पता होता है। जैसे एक्सरे है, एक्सरे इनर इंटर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, एक्सरे में 2 टाइप की होती हैं वेव्स, एक्सरे है ना। एक क्या होता है, जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करा दिया, जैसे आप बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे जनरेट कैसे होती है, इनर और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन से, तो उसका एक्सरे वाला इंटर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन वाले से मैच करता। फिर था गामा रे, गामा रे के लिए जो ऑप्शन था वो था रेडियो एक्टिविटी, गामा रे रेडियो एक्टिविटी में करते हो तो रेडियो एक्टिविटी मैच करता। रेडियो वेव, तो जो रेडियो वेव है वो इलेक्ट्रॉन के, रेडियो वेव मीन्स रेडियो वेव जनरली की जो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रॉन के किसी चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन से जनरेट होता है। तो इसमें एक ऑप्शन था रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन से जनरेट होती, दैट इज व्हाट रेडियो वेव। अब माइक्रोवेव का था कि आपको मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन में क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, ठीक है ना। मैग्नेट्रॉन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, ठीक है ना, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेट्रॉन, तो इसमें जो ऑप्शन मैच करते हैं मैंने आपको चारों के ऑप्शंस बता दिए, फिर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में कि कौन से करेक्ट थे आप उससे ऑप्शंस मैच करा सकते थे। इसके बाद फिर था 12th वाले पार्ट का एक और आसान सा क्वेश्चन था, इन एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई दिस मच ऑफ वोल्ट, फाइंड आउट द वेवलेंथ। तो फाइंड आउट द कट ऑफ वेवलेंथ, तो बहुत ही आसान सा है। जो सबसे पहला पॉइंट जिसमें हम करते हैं कट ऑफ वोल्टेज वाला, हम करते हैं E इंटू वी। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से एक्सलेट कराते हो तो EV, ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो पूरी पूरी किसे मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन गया लैटिस में गया, लैटिस के इलेक्ट्रॉन से टकराया, लैटिस का इलेक्ट्रॉन ऊपर के कंडक्शन बैंड में ऊपर आया, और जब वो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन ऊपर से फिर से नीचे जाता है तो पूरी एनर्जी एक्सरे के फॉर्म में आती है, दैट इज व्हाट hc बाई लैम्डा। सो आपसे उन्होंने लैम्डा कट ऑफ वेवलेंथ यही होगी, इसकी वैल्यू पूछी थी, लैम्डा इक्वल टू hc अपॉन ev। h की वैल्यू नो, c की वैल्यू लाइट की स्पीड पता होती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता होता है, और वोल्टेज जिस वोल्टेज से एक्सेलरेट कराया था वो वोल्टेज आपको दे रखा था, तो आप इससे सॉल्व कर लेते कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो जैसे अगर मैं, कई बार बच्चे बात करते हैं ना कि सिलेबस की, मैंने तो फिजिक्स में पूरा सिलेबस कराया था कि, और POC वाला चैप्टर आपसे बोला था कि आप अपने आप से थोड़ा सा देख लोगे, बट फिर भी क्या कि जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट में मैं कोई पार्ट नहीं छोड़ता हूँ। जैसे एक्सरे है, मैं एक्सरे छोड़ भी सकता था, बट मैंने आपको एक्सरे पूरे डिटेल में कराया, बिकॉज एक्सरे का क्वेश्चन जेई मेन के लिए, एक्सरे का क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मेडिकल कॉम्पिटिशन्स में भी जेई इसका एक्सरे का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, और एक्सरे मगअप करने वाली चीज़ नहीं है, एक्सरे में सब कुछ बड़ा कॉन्सेप्चुअल और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसलिए सिलेबस में अगर कभी किसी टीचर का कोई पार्ट जो याद करने वाला हो, वो पार्ट बच्चों को पहले से गाइड तो कर ही दे रहा था कि इस पार्ट में, जैसे आप बोलो कि उसमें अभी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था केमिस्ट्री वाले पार्ट में कि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वो ठीक है कि अब मार्च अटेम्प्ट के लिए हम उसे करा देंगे, अगर कोई बच्चों ने, टीचर ने पहले गाइड किया आपने नहीं किया तो मैं करा दूंगा, बट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में सब कुछ आपके मगअप करने वाला है और आपको उसे रीड करना ही पड़ेगा, आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सिमिलरली जो है कि पॉलीमर में उन्होंने, टीचर ने गाइड किया था, बट फिर भी क्या होगा, आपको याद करना पड़ेगा, बायोमॉलिक्यूल्स में आपको याद करना पड़ेगा, और उन चीज़ों में मोस्ट ऑफ दी जो चीज़ें हैं वो आपकी याद करने वाली चीज़ें हैं। दो अभी मार्च अटेम्प्ट के लिए अगर कहीं पे कुछ लैकना हो गया होगा तो करा देंगे। मैं ये बात आपको इस वाले से मुझे ध्यान आई, एक्सरे वाले से, कि एक्सरे वाले पार्ट में हम फैकल्टी मेंबर्स का रोल क्या बनता है कि कोई भी पार्ट जो कॉन्सेप्चुअल है, जो पार्ट हमें लगता है कि बच्चे रीड करने से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, उस पार्ट के लिए फोकस बहुत अच्छा कराना चाहिए। द रीज़न बीइंग, आप खुद से भी देख रहे हो कि जो कॉन्सेप्ट्स वाले पार्ट में अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल पे क्लियर नहीं है तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो, आप बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस। तो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स होते हैं उनमें आपके प्रैक्टिस के ड्यूरिंग जब आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, तब कहीं जाकर के आपसे एक मीडियोकर लेवल के कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। इसलिए कॉन्सेप्ट्स वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए, प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि उस पार्ट में कॉन्फिडेंस आते ही आपको ये महसूस होने लगता कि अब आप सिलेक्शन के काबिल हो गए हो।
और वो चीज एग्जाम में मैटर करती है। क्वेश्चन नंबर 20 था इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द बोर मॉडल। बोर मॉडल में उन्होंने, मैंने आपसे बोला भी था कि हर एक चीज को आपको स्टडी किस फॉर्म में कर लेना चाहिए। मैंने आपको ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्लास में बताया था कि कोई भी पैरामीटर वो लोग देते हैं, जैसे उन्होंने बोला स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपसे क्या बोला था, आपको हर एक पैरामीटर का डिराइव कर लो या डिराइव करने का तरीका सीख लो। क्या चीज, z और n के साथ उसकी प्रोपोर्शनलिटी कैसे है वो चीज। जैसे मैं स्पीड के लिए बताता हूं, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट, आप देखो यहां पे कि जो होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन आई एटम के लिए जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। इसी से क्या होता है, आपका सेंटीपिटल फोर्स मिलता है, राइट। तो यहां से एक आर से आपने एक आर कैंसिल किया, राइट। और वेलोसिटी v जो होगी, वेलोसिटी v इसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल, क्योंकि प्रोपोर्शनल जो इसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल के फॉर्म में आ गई। अब जो रेडियस r होती है, रेडियस r आपको पता किसके, n स्क्वायर बाई प्रोपोर्शनल किसके होती है, z बाई n स्क्वायर के। अगर आप मान लो रेडियस r का भी बोलो तो आप रेडियस r का भी निकाल सकते हो। रेडियस r का आप देखो कि जो एम वी आर इक्वल्स टू एन एच पॉइंट टू बाई, इसमें वेलोसिटी v आ रहा है, तो आप रेडियस r का जो है ना कि रेडियस r में, वैसे आपको रेडियस r किसके प्रोपोर्शनल होता है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, मैं इससे निकालता हूँ जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू दिस एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। और साथ में आपका हुआ कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, हाँ भी देखो आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई। तो मुझे यहाँ से बेसिकली v को एलिमिनेट करना, मैंने इससे किया एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। मुझे क्योंकि केवल प्रोपोर्शनल की टर्म्स, सो व्हाट आई डू, यहाँ से v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, है ना। यहाँ से v स्क्वायर देखो आ गया प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n स्क्वायर अपॉन व्हाट, r स्क्वायर। अब v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे mm के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, दिस बिकम्स n स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, अब ये r आ गया यहाँ पे, तो r इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n स्क्वायर अपॉन z। हाँ वो n स्क्वायर अपॉन z के प्रोपोर्शनल था, तो r इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n स्क्वायर अपॉन z, है ना। आपने निकाल लिया, तो रेडियस r इसके। अब यहाँ पे ये हुआ आपका कि एम वी स्क्वायर बाई आर था, एम वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ से एक r से मैंने एक r कट कर दिया था। अब ये आपका उसका स्क्वायर रूट लिया, तो m से तो कोई मतलब नहीं है, v इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट दिस थिंग। अब r की यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो r आपका आ गया कितना, n स्क्वायर बाई z, तो z बाई n आ गया, r क्या आ गया, z बाई n, है ना। और ये इसमें a में था स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू z बाई n। बट मैं आपको और जो पैरामीटर्स हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, उसका भी z और n का बताना कि किस z के किस पावर के प्रोपोर्शनल है, n की किस पावर के प्रोपोर्शनल है। कूलॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बताना कि किसके किस पावर के प्रोपोर्शनल है। तो मैंने आपको तरीका बताया कि जिस पैरामीटर का भी आपको निकालना, आपका तरीका यही होता है। एक इक्वेशन आपका हुआ अट्रैक्टिव फोर्स वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और एक हुआ आपका एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये दो फंडामेंटल रिलेशंस हैं, ठीक है ना। और इनके थ्रू आप किसी भी पैरामीटर को, जैसे अब इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट, 1 अपॉन टाइम पीरियड टी इज व्हाट 2 पाई आर अपॉन वी, है ना, 2 पाई आर अपॉन वी। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा v अपॉन 2 पाई आर। अब वेलोसिटी का भी आपने देखा z बाई n के प्रोपोर्शनल, r क्या हुआ, r इज प्रोपोर्शनल n स्क्वायर बाई z, तो आपका ये आ गया z बाई n, और यहाँ आ गया n स्क्वायर अपॉन z, सो दैट बिकम्स व्हाट, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। तो z स्क्वायर अपॉन n क्यूब, इसमें जो ऑप्शन था फ्रीक्वेंसी के लिए वो था z क्यूब अपॉन n क्यूब, तो ये वाला गलत हो गया था। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के लिए z क्यूब अपॉन n क्यूब के प्रोपोर्शनल दिया तो वो गलत था, ठीक है ना। सो मेरा मतलब कि आप उस पैरामीटर की डेफिनेशन लिखो, उसमें फिर कौन सा v के r है, कौन सा z की और n की किस पावर के प्रोपोर्शन उसे लिख दो, सो आपका जो होगा वो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट बोर्ड थ्योरी किन पॉइंट्स पे बेस्ड है। दूसरी चीज, जिस पैरामीटर के भी बारे में बोलें, इन्होंने तो यहाँ पे केवल फ्रीक्वेंसी पूछी है, कूलॉमिक फोर्स पूछा है जो कि वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पैरामीटर है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही निकालो, बस निकालने का तरीका आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर, और जब आपने एम वी स्क्वायर बाई आर निकाला पहले वाले इक्वेशन में ही, एम वी स्क्वायर बाई आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एक आर से आर कट हुआ और एम वी स्क्वायर
काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म आ गया तो किसके प्रोपोर्शन होगी वो आ जाएगा। तो और भी पैरामीटर्स हैं, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑल, इनके बारे में ही पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 था, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में गॉसेस लॉ के एग्जाम्पल दिया था। ये क्वेश्चन वही है, आप देखो इसमें क्या है कि एक वो है स्क्वायर प्लेट है, इसका साइज है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर साइज की एक स्क्वायर प्लेट है और उस स्क्वायर प्लेट के सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस दूर 6 सेंटीमीटर दूर एक चार्ज 12 माइक्रोकूलम है, चार्ज है 12 माइक्रोकूलम 6 सेंटीमीटर ऊपर है और 12 सेंटीमीटर की क्या है वो स्क्वायर प्लेट है, उसका फ्लक्स पूछा। तो आप क्या करो, उसके 6 सेंटीमीटर एक और ऊपर ऐसी ही प्लेट रख दो, 6 सेंटीमीटर इस और भी एक प्लेट रख दो, 6 सेंटीमीटर इस और प्लेट रख दो, 6 सेंटीमीटर इस और एक प्लेट रख दो, 6 सेंटीमीटर इस और एक प्लेट रख दो, तो चार्ज क्यू सेंटर पे आ जाएगा और 12 सेंटीमीटर के एक साइड वाला क्यूब बन जाएगा और चार्ज क्यू 12 माइक्रोकूलम क्या होगा उसके सेंटर पे आ गया। तो 6 जो फेसेस बने, क्योंकि सारे फेसेस की डिस्टेंस सेंटर से सेम आई ना, वो जो 12 माइक्रोकूलम बिल्कुल सेंटर पे आ गया, तो सारे फेसेस का मिलकर के फ्लक्स कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस का फ्लक्स क्या होगा 1/6, ये आंसर आ गया। एक फेस का फ्लक्स क्या आ गया 1/6 क्यू, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद फिर क्वेश्चन था, इसके बाद जो क्वेश्चन था इसका 12th वाले पार्ट का वो था हाँ, ये था इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन में एक्चुअली बच्चों को इस चीज़ में बहुत कमांड होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बट आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि अरे ऐसा क्वेश्चन तो मैंने नहीं करा है, ये नहीं है, आप क्वेश्चन को रीड तो करो, आपके सिलेबस के बियॉन्ड थोड़ी है। आप सबसे पहले अपने बारे में ट्रस्ट हो कि कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स का हो, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आ गया जो इंफॉर्मेशन ही मुझे नहीं पता है, फॉर्मूला ही नहीं पता है, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज ये बेस्ड आप वो रखो कि मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, अगर कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा तो जरूर से सॉल्व होगा। सो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में था, एक सिलेंडर है, उसकी रेडियस आर दे रखी है, आर गिवन है, और उसकी कंडक्टेंस दे रखी है, ठीक ना, रो नहीं दिया है, उसकी कंडक्टेंस दे रखी है 5 × 10⁻⁷ ओम पर मीटर, दैट मीन्स की 1/ρ की वैल्यू दे रखी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 10 वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L दे रखा है 10 मिलीवोल्ट पर मीटर। अमाउंट इसकी लेंथ L है, तो पूरे सिलेंडर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ जाएगा 10 × L आ गया ना। जब V/L ये है, पोटेंशियल ग्रेडियंट यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल वोल्टेज का ड्रॉप है, तो पूरे सिलेंडर के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा V × L, दैट मींस कि 10 × L, इतना ड्रॉप आ गया। एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सिलेंडर वायर इज, करंट फ्लोइंग दे रखी है x³ × पाई मिली एम्पियर, मिली एम्पियर में है और ये मिली वोल्ट्स में है, ये मिली वोल्ट्स में। तो मिली वोल्ट्स में अपॉन रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू ρ/L/A, A मीन्स पाई R, ρ/L/A पाई R स्क्वायर आ गया, है ना, ये आ गया आपका। अब रो क्या होगा, रो विल बी 1/σ, रो की वैल्यू आएगी 1/σ, तो सिग्मा ऊपर चला गया, ये करंट आई आ गई। आपने मिली वोल्ट्स में लिया था और आपने रेजिस्टेंस निकाला, L से L कैंसिल हो गया। अब आप देखो बस आपका सॉल्व करके आ गया, सिग्मा × पाई R स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू नोन है, पाई नोन है, R स्क्वायर नोन होता है, और ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा कि x³ पाई ma³, मतलब पाई की वैल्यू में डालना, पाई को पाई रखना, मिली एम्पियर में है, और x³ जो टर्म आएगा वो अपने आप से ऐसा आ रहा होगा कि आपको लगेगा वो किसी चीज का क्यूब है, तो 125 आ रहा था शायद। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। आप समझ गए ना, मतलब अगर आप वैसे सोचते तो आप सोचते अरे कंडक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया, कंडक्टिविटी का क्वेश्चन नहीं क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको तो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होना था कि यूनिट लेंथ पे इतना ड्रॉप है वोल्टेज का, तो पूरे सिलेंडर के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, वोल्टेज V अपॉन रेजिस्टेंस R इज अ करंट I, और करंट I उन पैरामीटर्स के साथ आ गई जो पैरामीटर्स आपको नोन है, ठीक है ना। इसके बाद फिर 12th वाले पार्ट का क्वेश्चन था, LCR सर्किट का था कि पावर कंजप्शन इन LCR सर्किट इज 16 वॉट्स। If voltage source of frequency 10⁵ radian per second is 120 volts, then find resistance of the circuit.
ठीक है ना, LCR सर्किट है, रेजोनेंस में है, एट रेजोनेंस पावर कंजम्पशन इज 16 वॉट्स। रेजोनेंस में क्या होता है, पावर कंजम्पशन, रेजोनेंस में पावर कंजम्पशन जो होता है वो आपको पता चल रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है ना, और वो क्या होता है V²/R। रेजोनेंस में जो पूरा वोल्टेज V है, अप्लाइड वोल्टेज, वो किसके क्रॉस आता है, R के क्रॉस, क्योंकि VL और VC इक्वल होते हैं और अपोजिट फेज में होते हैं, तो जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज होता है वही क्या होता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस, और उसी के क्रॉस पावर जनरेशन होगा, तो V²/R इक्वल्स व्हाट, 16 है ना, और V की वैल्यू दे रखी है आपको 120 वोल्ट्स, सो आपका आ गया 120 इंटू 120 अपॉन R इक्वल्स टू 16, और R की वैल्यू पूछेगी तो R की वैल्यू सॉल्व करने से 80 आ जाती। तो देखो क्वेश्चन में जब कोई एक्सेस पैरामीटर दे रखा तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना, उन्होंने देखा है इतनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, आपको जरूरत ही नहीं उसकी फ्रीक्वेंसी की। इसके बाद फिर क्वेश्चन है इसमें, हाँ बस 12th वाले के इतने ही थे, जहां से मुझे सोर्स से मिला उसमें 29th और 30th क्वेश्चन उसमें दे नहीं रखे हैं, ठीक है ना। सो मेरा पॉइंट ये था कि क्वेश्चंस के डिस्कशन से आपको एक चीज धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि बेसिक कॉन्सेप्चुअलिटी, सब्जेक्ट मैटर में पूरे की पूरी बेसिक नॉलेज होना वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बहुत ही हाई फाई लेवल का क्वेश्चन ना कर पाते हो, लेकिन आपको बेसिक लेवल और मीडियोकर लेवल के क्वेश्चंस का सॉल्व करना आना चाहिए, सारे फॉर्मूले आने चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा ये बोलता है, जैसे किसी ने आर्बिटरी चैनल है, मुझे बच्चों से बात करके पता लगा, किसी ने क्या बोला, पहले 24th को पेपर दिया और 25th वाले को पेपर किसी को देना, उसने उससे बात की, उसने बोला कैसा पेपर, अरे कुछ नहीं, फॉर्मूला करके चले जाओ, फॉर्मूले करके चले जाओ हो जाएगा। अरे फॉर्मूले करके, जब फॉर्मूले का तुम सेंस समझोगे तो फॉर्मूले से होगा, ये थोड़ी कि तुम लास्ट डे में फॉर्मूले को रटने लग जाओ। फॉर्मूले कोई रटने वाली चीज नहीं होती, और ना ही जो फॉर्मूला रट करके जाएगा उसका पेपर वहां पे अच्छा होगा। वो कुछ भी करके चला जाए, फॉर्मूले रट करके जाएगा उसका पेपर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग लैंग्वेज में चेंजेस ऐसे लाते हैं कि आपको फॉर्मूले से पता ही नहीं लगा क्या होना है। अल्टीमेटली आई वुड से दैट जेई रिमेन्स ए कॉम्पिटिशन जिसमें कि एक अच्छा एफर्ट, पेपर सिंपल भी आएगा, आप देखें ना, और 26 वाले पेपर सबके पेपर हो गए होंगे, फिर आप एनालाइज करना कि रियली कौन से लोग ज्यादा अच्छा करते हैं, जिसका एफर्ट जब जो रिक्वायर्ड है उसी टाइम पे उसने किया, एफर्ट सिस्टमैटिक है, एफर्ट किसी आदमी के बहकाने से बचाने से, अरे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, उन डिस्ट्रैक्शंस पे बेस्ड नहीं है, वो सारे के सारे बच्चे अच्छा कर लेंगे। जैसे मैं फिजिक्स में बात करता हूँ कि फिजिक्स में अगर मानो कि आप बोलो कि मुझे अभी किसी पार्ट में थोड़ा सा एफर्ट कराना होगा, तो एक प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन में थोड़ा सा, और दूसरा कि हो सकता कि कहीं कहीं पे किसी टॉपिक में जैसे ओवरऑल मुझे क्या लगा कि मेरी बुकलेट में पहले एक इलास्टिक कोफिशिएंट, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का एक रिलेशन था, फिर मुझे लगा कि वो कई साल मैंने कहा मगअप करने वाली चीज़ थी, वो आता है नहीं, तो मैं बच्चों को वैसे ही सजेस्ट कर देता कि इन तीनों मॉडल्स के बीच का रिलेशन आप याद कर लेना और एग्जाम के टाइम पे याद करना, क्योंकि अदरवाइज आप भूल जाओगे। एक वाला जैसे मुझे ऐसा लगना लगा कि ऐसे एक दो फॉर्मूले और होंगे तो मैं आपको देख करके आप तक पहुंचा दूंगा। दूसरा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस में और ठीक बनाना, मतलब कुछ एक एग्जांपल्स वगैरह दे करके और इंपॉर्टेंट टाइप की कैटेगरी को कवर करके कुछ और कॉन्फिडेंट बनाना। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैं थोड़ा सा एफर्ट करूंगा उस वाले पार्ट में, लेकिन अगर आपको मैं बोलूँगी पीओसी वाले पार्ट को मैं छोड़ भी दूं 25 में से, तभी आप 24 और 23 क्वेश्चंस करने के लायक थे। अगर पीओसी वाले पार्ट को आप छोड़ भी देते, एक पेपर में एक क्वेश्चन था पीओसी वाले पार्ट से, और 24 वाले पार्ट में बाकी जो क्वेश्चन 24 थे मीडियोकर या बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था। तो पॉइंट तो ये था कि आपकी पहले पूरी तैयारी वो होती, अगर पूरी तैयारी होती तो 24 में से आप 20 क्वेश्चंस, 22 क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चंस भी करेक्ट कर लेते। बट जिन बच्चों से रिपोर्ट मिली कि किसी के 13, 14, 15, वो डेफिनेटली कम है। मतलब उसके लिए जो जिम्मेदारी है वो आपकी इस बात की बनती कि आप पूरा सब्जेक्ट मैटर एक साथ रिटेन क्यों नहीं कर पाते हो। और रिटेंशन में के लिए नहीं कि रिटेंशन की बात आई तो आपने केवल फॉर्मूले याद कर लिए, रिटेंशन में फॉर्मूला कब, कैसे, कहाँ, कैसे आया, किन कंडीशंस में क्या चेंज होगा, वो सारी चीज़ें जरूरी हैं। अच्छी रैंक के लिए डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। सो ऑल द बेस्ट, विल डू इट फॉर द नेक्स्ट मार्च के लिए, अप्रैल के लिए, जून उसके लिए, हम मई के लिए हम करेंगे, जहाँ पे क्या आपने रखना है।